हेलो माय डियर लर्नर्स, आप सभी के लिए मैं आज पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को लेकर आया हूं। यदि आप क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं और सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आया हूं और साथ ही साथ यह बता दूं कि आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से कनेक्ट होइएगा मेरे साथ। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो सेमेस्टर 2 होने वाला है मार्च महीने में, आप लोगों के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और हार्ड होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आप वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं कि इस बार के जो सेमेस्टर 2 का आपका एग्जाम होगा उसमें आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यानी इसमें कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा जैसा आपका सेमेस्टर 1 में था। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप आपका क्वेश्चन होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 भी होगा, माने जो 4 मार्क्स का होगा, और एक होने वाला है आपका 6 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसी पैटर्न पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, नहीं तो बहुत आप पछताइएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस बात को। ठीक है, आज मैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर जो 1 है, आप देख पा रहे हैं कि कंसेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज, इसके कुछ 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उन सभी को देख लेते हैं फटाफट उस चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू का। यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का। इसके बाद भी लगातार पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो बनते रहेंगे, क्योंकि इस बार का जो सिलेबस है और जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, एग्जाम जो आपका पैटर्न है क्वेश्चन का, वो काफ़ी हार्ड होने वाला है। तो आपको अच्छे से इसको लर्न करना होगा, लिख कर याद करना होगा, तभी जाकर आप सेमेस्टर 2 का एग्जाम अच्छे से दे पाइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद इसके 50 एसएक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को। ये पार्ट 1 वीडियो है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ये पहला क्या है कि कानून जनमत का प्रतिबिंब है। ये किसका कहना है? तो एवी डायसी का। इन्होंने कहा था कि जो कानून है वो जनमत का प्रतिबिंब है। और कानून आप जानते ही हैं कि कानून के ऊपर ही तो देश चल रहा है। कोई भी देश, अगर किसी देश में एक मजबूत कानून ना हो तो जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो कमज़ोर व्यक्तियों को जीना हराम कर देंगे, उनका जीवन जो है नर्क से भी बदतर बना देंगे। वह कानून ही होता है जिसके नज़र में हर कोई समान होता है। तो इसी कानून से संबंधित इस पाठ में हमें पढ़ना है। आगे देखिए, कानून का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ लॉ। देखिए, तो कानून की परिभाषा यानी नियमों का समूह जो सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबके ऊपर कानून के नज़र में सभी कोई क्या है, समान है। और मानव गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सरकारी निकायों द्वारा तैयार किया जाता है, मानिए सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। आगे उद्देश्य देखिए, कानून न्याय, निष्पक्षता और सुविधा के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे संगठित समाज में शांति और व्यवस्थित संबंध स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। पहले इस कंसेप्ट का समझ लीजिए, इस चैप्टर का कंसेप्ट क्या है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर तो देख ही लेंगे फटाफट। महत्व देखिए, यानी मानव व्यवहार के लिए कानून की प्रासंगिकता सभ्य समाज के अस्तित्व जितनी पुरानी है और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी दृष्टिकोण के अनुसार कानून की समझ विकसित होती है। आगे देखिए, कानून की परिभाषा यानी डिफिनीशन ऑफ लॉ। विभिन्न विचार में क्या क्या बोले हैं विचारक। अरस्तु का कहना है कि यह मानव की प्रकृति में निहित है, यानी ये मनुष्य के प्रकृति में ही होती है कानून जो व्यवस्था होता है। ऑस्टिन ने क्या कहा कि कानून प्रभुसत्ता संपन्न का आदेश है।
आगे पेटन का कहना है कि कानून उन नियमों का निकाय है जो समुदायों में बाध्यकारी होते हैं, यानी सभी के लिए, सभी के ऊपर लागू होते हैं। सेलमंड का कहना है कि कानून न्याय के प्रयोग में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्धांतों का निकाय होता है। आगे रॉक्स कोई पाउंड का क्या कहना है कि कानून राजनीतिक रूप से संगठित समाज में बल के सुव्यवस्थित प्रयोग के माध्यम से सामाजिक एक नियंत्रण होता है। हंस केल्सन का कहना है कि कानून एक मानक विज्ञान है। आगे फ्रेडरिक कार्ल वान स्विग्नी क्या कह रहे हैं कि कानून की प्रकृति सार्वभौमिक नहीं है। आगे मार्क्सवादी विचारधारा देख लीजिए, कानून उत्पादन संबंधों एवं उत्पादन शक्तियों के आंतरिक संघर्ष का प्रतिबिंब है। आगे ड्यूगिट का कहना है कि कानून मौलिक रूप में आचरण के नियमों के समूह को कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कानून राज्य द्वारा बनाए गए निश्चित नियम है जो व्यक्तियों, समाज और राज्य के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करता है। कानून के तत्व कौन कौन से हैं देख सकते हैं। 1 नंबर, कानून में नागरिक समाज की व्याख्या निहित है। समाज की सामाजिक परिस्थितियां कानून के माध्यम से परिलक्षित होती है, यानी चलाई जाती है। जो सामाजिक जितने भी व्यवस्था है, कानून केवल व्यक्ति के बाह्य आचरण को नियंत्रित करता है। कानून नियमों का समूह है। कानून का आधार राज्य की शक्ति है। उल्लंघन दंडनीय अपराध है। कानून के प्रमुख स्रोत क्या क्या होते हैं देख लीजिए, एकदम लाइन वाइज आप समझ लीजिए। ये एकदम कंसेप्ट की कंसेप्ट है। रीति रिवाज या परंपरा प्राचीन और महत्वपूर्ण स्रोत जो नैतिक बल पर आधारित है। उदाहरण, रोम में 12 टेबल्स, भारत में स्मृति या ब्रिटेन में कॉमन लॉ। धर्म में परंपरागत कानून को धार्मिक विश्वास से मान्यता प्रदान करता है। उदाहरण, हिंदू कानून, हिंदू कोड, बिल और मनुस्मृति। न्यायिक निर्णय समाज में विवादों के समाधान के लिए बुद्धिमान व्यक्तियों के निर्णय को कानूनी दृष्टांतों का रूप ले लेते हैं। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, समाज के भलाई के लिए जो बोलते हैं, वही क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। कानूनी टीकाएं कानून के ज्ञाता द्वारा कानून की व्याख्या कर ग्रंथों का निर्माण किया जाता है। सामान्य नीति या औचित्य कानून के विकास में सहायक सिद्धांत है। निष्कर्ष देख लीजिए, कानून केवल एक नियमों का समूह नहीं है, बल्कि यह समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। यह समाज की विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है और समाज के साथ बदलता रहता है। स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार या रूप देख लीजिए। स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन इस प्रकार है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, विद्वानों का मानना है कि स्वतंत्रता प्राकृतिक रूप वस्तु है और मनुष्य स्वभाव से स्वतंत्र होता है। रूसो, हॉब्स और लॉक का विचार है कि राज्य और समाज के जन्म से पहले व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र था। रूसो का उदाहरण, व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इस अवस्था में स्वेच्छाचारिता थी, जिसमें केवल शक्तिशाली लोग स्वतंत्रता का लाभ उठाते थे। नागरिक स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता उस समय प्रकट होती है जब व्यक्ति संगठित समाज का सदस्य होता है। इसमें जीवन की सुरक्षा, आगमन की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है। नागरिक स्वतंत्रता से व्यक्ति का उचित विकास होता है। राजनीतिक स्वतंत्रता, यह अपने राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है। इसे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है। नागरिकों को चुनाव लड़ने, वोट देने और राजनीतिक दलों का संगठन करने का अधिकार है। आगे देख लीजिए, आर्थिक स्वतंत्रता, इसका अर्थ यह नहीं है कि नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, बल्कि उन्हें आर्थिक शोषण से मुक्त करना है। यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वे अपने कौशल के अनुसार व्यवसाय चुन सके। आगे नैतिक स्वतंत्रता यानी मोरल लिबर्टी क्या होती है, तो यह स्वतंत्रता व्यक्ति के
अंतर्मन से संबंधित है। आदर्शवादी इस स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी नैतिक इच्छाओं का पालन करता है। नैतिक स्वतंत्रता व्यक्ति को स्वार्थी और गलत भावनाओं से ऊपर उठाने में मदद करता है। धार्मिक स्वतंत्रता यानी रिलीजियस लिबर्टी, धर्म का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए और धार्मिक भेदभाव नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी नेशनल लिबर्टी क्या है? इसका उद्देश्य साम्राज्यवाद का विरोध है। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी इच्छा से शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता का सम्मान करना भी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता देख लीजिए, यह उन कार्यों से संबंधित है जो व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़े होते हैं। इसमें रहन सहन, खान पान, पारिवारिक जीवन आदि शामिल है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सामाजिक हित और कानून के आधार पर अंकुश लगाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता की सुरक्षा के उपाय क्या है? तो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा, संविधान में मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि समाज इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो नागरिक न्यायालय का सहारा ले सकता है। लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। यदि सरकार स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है तो इसे रोका जा सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है ताकि वह निष्पक्ष न्याय कर सके। उसके बाद देखिए, यदि न्यायपालिका किसी के दबाव में हो तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। शक्तियों के विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों को बांटा गया है। प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। इससे निरंकुशता से बचा जा सकता है। निरंकुशता का मतलब होता है कि जो अपने इच्छा से कुछ भी कर देता है उसी को निरंकुश बोला जाता है। और व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। कानून का शासन, कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होते हैं। कोई भी व्यक्ति तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसे न्यायालय में आरोपित न किया जाए। आर्थिक सुरक्षा, नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा आवश्यक है ताकि वे अपने अधिकारों का उचित प्रयोग कर सके। गरीबी और बेरोजगारी के कारण स्वतंत्रता प्रभावित होती है। राजनीतिक शिक्षा तथा सतत जागरूकता, नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त कर होनी चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सके। राजनीतिक रूप से शिक्षित नागरिक अपने स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सशक्त होते हैं। उसके बाद देखिए, समानता क्या होता है? कि समानता का अर्थ है कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न हो और सभी को उन्नति के समान अवसर मिले। महत्व, समानता स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों के साथ जुड़े हुए हैं। समानता ही अवधारणा स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था मनुष्य स्वतंत्र और समान है। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं। निष्कर्ष, स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र की आधारशिला है। विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की सुरक्षा के उपायों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित किया जा सकता है। अब चलिए, हमारा एमसीक्यू आ गया है 2 मार्क्स वाला, 2 नंबर वाला। कानून का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो कानून वह नियम है जो सभी क्रियाओं पर लागू होता है और आचरण के लिए एक आदर्श प्रारूप प्रदान करता है। कानून के निर्माण के पीछे कौन सी प्रमुख संस्था होती है? तो सरकारी निकाय जैसे विधायिका और न्यायालय। कानून का उद्देश्य क्या होता है? तो समाज में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संबंध स्थापित करना और बनाए रखना। अरस्तु ने कानून की परिभाषा किस प्रकार दी है? तो आपको ऊपर में पहले ही बताया जा चुका है कि अरस्तु ने क्या बोला है। आइंस्टीन के अनुसार कानून क्या है वो भी बताया हूँ। सेलमंड ने क्या कानून के बारे में बताया है, रास्कोई ने क्या बताया है बताया हूँ। हंस केसलर ने क्या कहा था, फ्रेडरिक कार्ल स्वान
ने क्या कहा था, ये सब आपको बताया जा चुका है ऊपर में। ओलियर वाबेल होम्स ने कानून को किस रूप में देखा है, तो होम्स के अनुसार कानून न्यायालयों के माध्यम से सार्वजनिक बल के प्रयोग की परिस्थितियों का विवरण है। ग्रीन ने कानून को किस प्रकार से परिभाषित किया है, तो ग्रीन के अनुसार कानून अधिकारों और कर्तव्यों की वह पद्धति है जिसे सरकार लागू करती है। कानून का समाज में क्या महत्व है, तो यह मानव आचरण को नियंत्रित करता है और उसके अनुपालन की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। कानून का मुख्य तत्व क्या है, तो कानून नियमों का समूह है जो व्यक्ति के बाहरी आचरण को नियंत्रित करता है। कानून का उल्लंघन करने पर क्या होता है, तो कानून का उल्लंघन करने पर दंडित किया जाता है, दंड मिलता है। रीति रिवाजों के रूप में कानून का स्रोत क्या है, तो रीति रिवाज समाज में नैतिक बल से बने होते हैं और इन्हें कानून का रूप दिया जाता है। प्राचीन कानून किसके आधार पर स्थापित होते थे, तो धर्म के आधार पर, जैसे मनुस्मृति और शरीयत। न्यायिक निर्णयों का कानून के विकास में क्या योगदान है, तो न्यायिक निर्णयों ने कानून में दृष्टांतों का रूप धारण कर लिया है जो विवादों को सुलझाने में मदद करते हैं। कानूनी टीकाएं क्या होती है, तो वे व्याख्याएं होती है जो कानून को स्पष्ट करती है और न्याय प्रक्रिया में मददगार होती है। कानून और धर्म का क्या संबंध है, तो प्राचीन काल में कानून धर्म पर आधारित होता था और धार्मिक मान्यताओं को कानून का आधार माना जाता था। A.B. डाइसी ने कानून को किस प्रकार परिभाषित किया है बता चुका हूँ। कानून के तत्व क्या है, तो समाज की सामाजिक परिस्थितियां, राज्य की शक्ति और नागरिक समाज की व्याख्या। कानून किस प्रकार के आचरण को नियंत्रित करता है, तो यह व्यक्ति के बाहरी आचरण को नियंत्रित करता है। कानून का आधार क्या होता है, तो राज्य की शक्ति और भौतिक दंड की क्षमता। सामान्य कानून का अर्थ क्या होता है, तो यह वह कानून है जो रीति रिवाजों और न्यायिक निर्णयों से विकसित हुआ है। रीति रिवाजों का कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो पुराने समय से प्रचलित रीति रिवाजों को समाज में स्वीकार्यता मिलने पर उन्हें कानून का रूप दिया जाता है। धर्म और कानून में क्या अंतर है, तो धर्म ईश्वर की सत्ता पर आधारित होता है जबकि कानून राज्य द्वारा लागू किया जाता है। प्राचीन हिंदू कानून का मुख्य स्रोत क्या है, तो मनुस्मृति और हिंदू कोड बिल। समाज में कानून का विकास कैसे होता है, तो यह ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों के आधार पर विकसित होता है। फतवा ए आलमगीरी किस प्रकार का स्रोत है, तो यह मुसलमानों के लिए धार्मिक और कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करता है। कानून के स्रोत क्या होते हैं, तो न्यायिक निर्णय, संविधान, विधायिका और रीति रिवाज। कानून का क्या कार्य है, तो यह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, न्याय सुनिश्चित करने और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। कानून का उल्लंघन करने पर क्या परिणाम होता है, तो उल्लंघन के लिए दंड जैसे जुर्माना या कारावास का प्रावधान होता है। कानून का सामाजिक प्रभाव क्या है, तो यह समाज में अनुशासन और एकता को बढ़ाता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस चैनल से सेमेस्टर 2, 3, 4 सब के लिए। कानून और न्याय में क्या संबंध है, तो कानून न्याय की स्थापना करता है जबकि न्याय कानून के अनुसार निष्पक्षता का प्रतीक है। कानूनी प्रणाली में न्यायालयों की भूमिका क्या होती है, तो न्यायालय कानून के व्याख्या और अनुपालन की निगरानी करते हैं। क्या कानून सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित होते हैं? हाँ, कानून समाज की आवश्यकताओं और मान्यताओं के अनुसार विकसित होते हैं। विधायिका का क्या अर्थ होता है, तो विधायिका कानून बनाने और संशोधित करने का कार्य करती है। एक संवैधानिक कानून की विशेषताएं क्या होती है, तो यह संविधान के अनुसार स्थापित होता है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कानून का प्रयोजन क्या है, तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। कानून का सामाजिक निर्णय में क्या स्थान है, तो कानून समाज में अनुशासन स्थापित करने का माध्यम है। न्याय और कानून के बीच क्या अंतर होता है, तो न्याय एक नैतिक सिद्धांत है जबकि कानून उसे लागू करने के लिए स्थापित नियम है। कानून और नीति में क्या अंतर होते हैं, तो नीति एक
व्यापक दृष्टिकोण है, जबकि कानून उसे लागू करने के लिए विशिष्ट नियम है। कानून की श्रेणियां क्या होती है? तो निजी कानून, सार्वजनिक कानून और आपराधिक कानून। एक न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है? तो न्यायाधीश कानूनी मामलों का निपटारा करते हैं और कानून का सही अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। कानून की तुलना नैतिकता से कैसे की जाती है? तो जबकि कानून बलात्कारी नियमों पर आधारित होते हैं, नैतिकता व्यक्तिगत मान्यताओं और समाज की संवेदनाओं पर आधारित होते हैं। न्यायालयों के निर्णय कैसे कानून को प्रभावित करते हैं? तो न्यायालयों के निर्णय प्रचलित कानून के व्याख्या और अनुपालन में परिवर्तन लाते हैं। कानून का अस्तित्व क्यों आवश्यक है? यह सामाजिक संघर्षों को सुलझाने, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कानून का सामाजिक अनुशासन में क्या योगदान है? यह समाज में एक सामान्य मानक स्थापित करता है, जिससे नागरिकों के आचरण को नियंत्रित किया जाता है। क्या कानून का पालन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है? हाँ, कानून का पालन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है, चाहे वे किसी भी स्थिति में हो। क्या कानून में बदलाव संभव है? हाँ, कानून को समय के अनुसार संशोधित किया जा सकता है ताकि यह समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।